हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आज का टॉपिक होने वाला है NISM पे। ठीक है, NISM 8 का फ्री कोर्स में लाने वाला था इक्विटी डेरिवेटिव्स का। आज से ये स्टार्ट होगा। कुछ पार्ट में वीडियोस आएगा, 8 वीडियो आए या 10 वीडियो आए, पूरा वीडियोस को देखिए। ये कोर्स है एकदम आप लोगों के लिए। मैं डिस्कस करूँगा क्या क्या दूंगा, तो नेक्स्ट स्लैब में मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ फुल डिटेल्स कोर्स का। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, आप भी पढ़िए। और मैं सारा चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड से। बस एक इंट्रोडक्शन कर दिया। बाय द वे, मेरा नाम है अनुब्रता दास। मैं बंगाल से बिलोंग करता हूँ और राइट नाउ मैं एज अ पर्सनल ट्रेडर भी हूँ और एक्सिस सिक्योरिटीज़ के साथ एक सीनियर इक्विटी एडवाइज़र के हिसाब से काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए जो आप लोगों को दिखाना था वो मैं दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, चलिए हम चार पार्ट्स समझ लेते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए ये स्लाइड लेके आया हूँ। अंडरस्टैंडिंग इट्स डिमांड, मार्क्स वेटेज, चैप्टर वाइज स्टडी, मॉक टेस्ट एंड PDF। मतलब क्या हो गया, हम स्क्रीन पे देखिए आप लोग, एक सेकंड। पहली बात तो ये कि हम NISM 80 क्यों, NISM का सर्टिफिकेट क्यों ज़रूरी है, इसके ऊपर जो स्टार मार्क्स करके रखा है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। इसका डिमांड हम जान लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ कि कौन सा चैप्टर का कितना मार्क्स है। ठीक है, इससे आप लोगों का एक बहुत आसानी से आप लोग अपने प्लान कर पाएंगे एग्ज़ाम के लिए। मैं उसी तरह पढ़ा भी हूँ और आप लोगों को भी पढ़ाऊँगा कि देखिए, आप एज अ टीचर तो मत देखिए, ऐसा दोस्त ही देखिए। मुझे पढ़ा, मेरे मुंह से वो निकल गया कि पढ़ाऊँगा, लेकिन आप लोगों को मैं उसी तरह समझाने का ट्राई करूँगा जैसे मैं समझा हूँ। ठीक है, तो मार्क्स वेटेज के बारे में जानेंगे और उस हिसाब से कौन सा चैप्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है हम वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे। बहुत शॉर्ट और सिंपल मैं आप लोगों के साथ स्टडी वो करूँगा। मैं उतना लॉन्ग नहीं लूँगा और कोई ज़रूरत नहीं है कोई भी पेड कोर्स देने के लिए। ठीक है, ना ही कोई पेड मॉक टेस्ट PDF डाउनलोड करने के लिए। मैं बहुत ही इजीली आप लोगों को समझा दूंगा सारा चैप्टर, जो भी मुझे समझ में आता है बिल्कुल इजीली और फ्री ऑफ कॉस्ट समझा दूंगा और शॉर्ट में समझाऊंगा। ठीक है, ताकि देखिए क्या है ना, चैप्टर वाइज स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ PDF से, अगर सिर्फ PDF, मेरे पास तो PDF है, मैं अगर बहुत सारा PDF है, क्वेश्चंस बनाया हुआ है, अगर मैं बस आपको ये दे दूंगा तो आप लोग शायद पास भी कर जाए। लेकिन वर्क जब आप वर्क करेंगे तब आपको बहुत दिक्कत आएगा। ठीक है, वर्क स्टेशन में बहुत दिक्कत आएगा। जब आपको टर्मिनल चलाना होगा, जब मार्जिन्स का लेके आपके डाउट्स होगा तो क्लियर करने वाला कोई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यू विल बी वर्किंग इन अ प्रोफेशनल फॉर्म, तो वो आपको हैंड हेल्डिंग सपोर्ट देंगे नहीं। तो इसलिए चैप्टर वाइज स्टडी करना बहुत ज़रूरी है और वो हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर शॉर्ट में आप लोगों को समझा दूंगा ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, एक बार रूट जो होता है ना, जो एक बार बेस तैयार हो जाए, उसके बाद कोई भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और लास्ट में हम मॉक टेस्ट और PDF आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को और ज़्यादा कटिंग एज मिले अपने एग्जाम्स को क्लियर करने में। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स सी द मार्क्स वेटेज। ठीक है, अच्छा पहले हम अंडरस्टैंडिंग इट्स डिमांड, पहले हम इसके डिमांड को समझ लेते हैं। देखिए NISM अपने आप में एक ऐसा क्या बताऊँ मैं, 2 3 4 साल रुक जाइए आप लोग, 3 से 4 साल रुक जाइए। ये जो कोर्स आपको 1500 में आपको सर्टिफिकेट मिल रहे हैं ना, 1500 2000, ये नहीं मिलेंगे क्योंकि ये मार्केट इतना डिमांडेबल मार्केट है। अभी इंडिया में सिर्फ कितना परसेंट लोग स्टॉक मार्केट में है, 2 से 3%। ठीक है, 144 करोड़ का पॉपुलेशन है, 2 से 3% लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलिए वो अपना क्या कहते हैं उसको, जो लीगल पार्टिसिपेशन है, वो बाकी का तो बोला नहीं, मैं बस लीगल पार्टिसिपेशन बता रहा हूँ। 2 से 3% कर रहे हैं। आपको पता है इक्विटी एडवाइजर्स कितने हैं? मैं एक्सिस में हूँ, मेरा ईस्ट जोन में, पूरा ईस्ट जोन में, ईस्ट इंडिया जोन में 140 इक्विटी एडवाइजर्स है। पूरा अगर मैं पूरा मिला दूँ ना तो मैक्सिमम 400 से 450 इक्विटी एडवाइजर्स आएगा पूरा इंडिया में, सिर्फ एक्सिस के पास। 10 से 12 फर्म आ जाएगा, बैंक चैनल मिला के, डिस्काउंट ब्रोकर्स मिला के, ट्रेडिशनल ब्रोकर्स मिला के। टोटल में अगर पकड़ लेता हूँ 2000 इक्विटी एडवाइजर्स है पूरे इंडिया में। 2000 इक्विटी एडवाइजर्स है पूरे इंडिया में। पॉपुलेशन कितना है? 144 करोड़। पार्टिसिपेशन कितना है? 2%। लगभग आप पकड़ के चलिए 4 से 5 करोड़ पॉपुलेशन जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनमें से इक्विटी एडवाइजर्स है सिर्फ और सिर्फ 2000। तो अब समझ पा रहे हैं ना कितना डिमांड बढ़ने वाला है इस चीज़ का। रिसर्च एनालिस्ट और इक्विटी एडवाइजर्स, ये दोनों चीज़, और एक है फिनेंशियल एडवाइज़र और एक है इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र। ये 3 चीज़ का, इक्विटी एडवाइज़र, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र और अपना जो है रिसर्च एनालिस्ट, ये तीनों चीज़ों का डिमांड बहुत बढ़ने वाला है दोस्तों। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि ध्यान से पढ़िए, इसको इजीली पास कर लेंगे। अभी पैसा भी बहुत कम लग रहा है। एक टाइम आएगा कि ये एक अपने आप में एक कोर्स होगा, तो इसको लेके
मुझे पता है कौन क्या करने वाला है आने वाले टाइम में। बहुत आपको देखने को भी मिलेगा कि इसका स्टैंड अलोन कोर्स बिक रहा है 30,000 35,000 में, क्योंकि मार्केट इतना टफ होने वाला है। तो अभी फ्री में मिल रहा है, पढ़ लीजिए, इजीली एग्जाम पास कीजिए और एक जॉब सिक्योर कर लीजिए, क्योंकि इंडिया में भी बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है। स्पेशली मैं उस दिन देख रहा था राजस्थान में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, लगभग 27% अनएम्प्लॉयमेंट राजस्थान में है। तो जितना भी मेरे राजस्थानी भाइयों है, आप लोगों को जॉब का जितना भी ज़रूरत है NISM को क्लियर कीजिए एक अच्छी तरीके से। आप लोगों का वेस्ट जोन में एक अच्छी तरीके से इक्विटी डीलर का एक जॉब कर लीजिए, ठीक है। तो ये जो डिमांड था मैंने आप लोगों को समझा दिया कि आने वाले टाइम में ये बहुत डिमांडेबल एक रोल होगा, और मतलब ये बहुत बहुत डिमांड बढ़ेगा इस चीज़ का, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन मार्केट खत्म होने वाला नहीं। ज़ीरोधा, डिस्काउंट ब्रोकर जितने भी आए बढ़िया आए, ब्रोकरेज कम लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको वो नॉलेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि हर एक रिटेल पार्टिसिपेंट आता है मार्केट में, लॉस करता है, चला जाता है। तो उनको सिखाएगा कौन, उनको बताएगा कौन, कौन सा लेना चाहिए। एट द इनिशियल स्टेज हमें तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, उसका रोल है इक्विटी एडवाइजर्स का, रिसर्च एनालिस्ट का। तो ये चीज़ आने वाले टाइम में जब इंडिया में लगभग मान लीजिए USA की तरह 30-40% पॉपुलेशन 10-12 साल में मार्केट में आ जाएंगे पार्टिसिपेंट, तो आप सोच भी नहीं सकते एक इक्विटी एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट का कितना डिमांड होगा, ठीक है। क्योंकि हर कोई ऑनलाइन से सीख नहीं सकता, और ऑनलाइन में तो आपको हज़ारों चीज़ मिल जाएंगे, आप कितना सीख पाएंगे आप बताइए। मतलब क्या है ना, उसको आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए। तो ये चीज़ के लिए इक्विटी एडवाइजर्स बहुत बहुत मायने रखेंगे, ठीक है। तो जल्दी वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे, अभी मार्च वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं। इसका डिमांड समझ लिया हम लोगों ने, अभी मार्च वेटेज के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इक्विटी एडवाइजर्स जो ये NISM सीरीज 8 है, इसमें 8-10 चैप्टर है, ठीक है। 10 चैप्टर्स का कितना मार्क्स है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। डेरिवेटिव जो कि बेसिक है, इसमें 8% मार्क्स है, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, पहले ये चीज़ भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। 100 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। मतलब 4 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग करेंगे तो एक मार्क्स आपका माइनस जाएगा। तो 100 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन पहले चैप्टर से आएंगे, 2 क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से आएंगे, 25 क्वेश्चंस और फिर 25 क्वेश्चंस 3 नंबर और 4 नंबर चैप्टर से आएंगे। आप सोच पा रहे हैं कि 3 नंबर और 4 नंबर चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है। यही से हमें पता चल रहा है कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हमें बहुत बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। अगर यहाँ से आप इसको एक बार मास्टर कर लिए तो आपका इजीली 50% कवर हो गया। 5 नंबर चैप्टर से आता है जो कि ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, उसमें से 3 मार्क्स। 6 नंबर से आता है ट्रेडिंग सिस्टम में 4 मार्क्स। फिर ये देखिए क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है एज एन इक्विटी एडवाइजर, क्योंकि जब आप एक कॉर्पोरेशन के साथ जुड़ेंगे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ही हुआ, जो भी आपका ब्रोकर हुआ, कब कौन सा मार्जिन क्लियर हो रहा है, कितना पे आउट आ रहा है, T+2 ट्रेडिंग डेज क्या है, सब कुछ इस चैप्टर पे क्लियर होगा, जो कि 7 नंबर चैप्टर है। इसमें 13% है मार्क्स वेटेज, ठीक है। 8 नंबर है लीगल एंड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट्स, कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें 15% है। 9 नंबर है आपका अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, उसमें 3% है। और लास्ट का मैंने कभी पढ़ा नहीं, बता दूंगा, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, 2 मार्क्स है, 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस चीज़ को समझ लीजिए कि कौन से चैप्टर में कौन सा कितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया मार्क्स का वेटेज। अभी चैप्टर वाइज स्टडी हम आज से शुरू करेंगे। आज क्योंकि एक इंट्रोडक्शन पार्ट था, तो इसलिए आज हाफ पढ़ाऊंगा फर्स्ट चैप्टर का, नेक्स्ट दिन फिर हाफ करेंगे और सेकंड चैप्टर का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ओके, अभी शुरू करते हैं NISM का वर्कबुक। ये देखिए, ये जो बुक है, ये बुक आपको PDF में मिलेगा, मतलब PDF में नीचे लिंक पे दे दूंगा, आप लोग ये बुक को डाउनलोड कर लीजिए। कोई भी मतलब इस बुक का जो प्राइस आता है अमेजोन में आप लोग देख पाएंगे NISM 8 का, इसका प्राइस लगभग मेरे पास, अच्छा है नहीं, मेरे दोस्त ने लिया है शायद, हाँ। तो इस बुक का प्राइस लगभग 550 रुपये आता है। तो आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है इस बुक को खरीदने का। मैं इसका लिंक, जो वर्कबुक है, इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, आप उस लिंक पे जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप भी कहीं ना कहीं उसको वैसे ही मोबाइल पे भी पढ़ सकते हैं, ऐसे ही थोड़ा सा बहुत देख लीजिए, ठीक है। इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और इजीली मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। चलिए, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स जो कि है हमारा मेन चीज़, मतलब हम क्या है, हम इक्विटी डीलर है और इस कोर्स का नाम भी है इक्विटी डेरिवेटिव्स। क्यों नाम है इक्विटी डेरिवेटिव्स? क्योंकि मेनली फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो जितना भी फंडा होता है वो समझने में लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए ये चीज़ पहले क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी हम चालू करते हैं पहला चैप्टर, बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या है?
Derivative is a contract or a product whose value is derived from value of some other asset known as underlying. Derivatives are based on wide range of underlying assets. इसका मतलब क्या होगा? सिंपल चीज, डेरिवेटिव्स अपने आप में एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक मतलब हो गया एक पेपर का टुकड़ा हो गया जो किसी और एक असली प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हो गया जैसे मान लीजिए आप लोगों का सोना हो गया, सोने का भाव ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इसके लिए एक पेपर का टुकड़े पे ऊपर जाने के लिए एक कॉल मतलब एक ऊपर का कुछ रख दिया और नीचे जाने के लिए एक नीचे का कुछ रख दिया। मतलब सिंपल वे में समझा तो डेरिवेटिव अपने आप में एक प्रोडक्ट नहीं है, वो किसी और प्रोडक्ट में डिपेंड करता है। ठीक है, दिस इंक्लूड्स मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, निकल, energy resources, oil, agri commodities such as wheat, sugar, coffee, cotton, pulses, financial assets such as share, bonds and foreign exchange। मतलब आप लोग तो समझ गए होंगे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इनमें तो आप अगर ट्रेडिंग करने जाएंगे, इनमें अगर आप लेन देन करना चाहेंगे तो गोल्ड को तो आप उठा ला के नहीं लेन देन कर पाएंगे ना, क्योंकि वो तो एक कमोडिटी हो गया, वो तो एक प्रोडक्ट हो गया, उसको आपको मिलेगा कहाँ से? तो उसके लिए एक पेपर बना देते हैं या फिर कुछ प्रोडक्ट ला देते हैं जो गोल्ड के ऊपर बेस करेगा। गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा तो इसका दाम ऊपर आएगा, गोल्ड का प्राइस नीचे जाएगा तो इसका दाम नीचे आएगा। ऐसे ही गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये हो गया मेटल्स पे। एनर्जी में जैसे ऑयल को तो आप ट्रेड नहीं करवा सकते ना, ऑयल आप तेल को कैसे ट्रेड करेंगे? आप बोलिए, आप तेल लेके कहाँ घूमेंगे उसको बाजार में ट्रेड करने के लिए? तो उसके लिए उसका एक फ्यूचर्स ला दिया, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट ला दिया कि तेल का भाव बढ़ेगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट का दाम बढ़ेगा, घटेगा तो इसका घटेगा। सेम हो गया फाइनेंशियल एसेट जैसे कि बॉन्ड्स, शेयर्स, फॉरेन एक्सचेंज। आप तो शेयर्स देख नहीं पाते ना, कंपनी का मतलब क्या हो गया? कंपनी को प्रॉफिट आ रहा है तो शेयर्स का दाम आगे जा रहा है, सेम चीज कंपनी को लॉस हो रहा है तो शेयर्स का दाम नीचे आ रहा है। समझ गए ना आप लोग बात की? ये एक इंटेंजिबल एसेट भी हम कहते हैं कॉमर्स की वर्ड्स में, तो इसको हम देख नहीं सकते, इसे डेरिवेटिव्स कहते हैं जो किसी और चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं डेरिवेटिव्स मार्केट हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन। ये चीज़ बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे, इनमें से क्वेश्चंस इतना सारा नहीं आता, नहीं तो आप लोग भी एकदम सिंपल है पजल्ड हो जाएंगे, इतना सारा चीज़ नहीं आता, फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ। डेरिवेटिव्स का हिस्ट्री मतलब ये कहाँ से शुरू हुआ? 12th सेंचुरी में पहले यूरोपियन ट्रेड फेयर में हुआ था। ठीक है, उतना डिटेल्स आप लोग पढ़ सकते हैं, यहाँ पे मैं डिटेल्स दे रहा हूँ लेकिन मैंने कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, 13th सेंचुरी, क्योंकि देखिए बी प्रैक्टिकल, आपको कौन पिथागोरस का भी थ्योरी पूछेगा? आपको कौन आप अगर किसी को ट्रेड कराएंगे वो थोड़ी आपसे पूछेगा बताइए मेरे को ये कहाँ से आया, 1200 साल में कौन किसने खरीदा? बी प्रैक्टिकल। तो ये चीज़ें उतना भी तगड़ा नहीं है, आप पढ़ सकते हैं, एक बार रीडिंग पढ़ के छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें से कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है। इन 1848 द शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड CBOT फैसिलिटेटेड ट्रेडिंग ऑन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन वेरियस कमोडिटीज। मतलब क्या हो गया? 1848 साल में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड CBOT, द शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए भी। इसने पहले फर्स्ट टाइम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग करवाना चालू करवाया। मतलब क्या हो गया? इसने शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेडिंग जो है, इन्होंने क्या किया था, हम जैसे तब तो सिर्फ मार्केट में काम होता था फिजिकल शेयर्स में, तो इन्होंने पहली बार फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मतलब गोल्ड का प्राइस एक महीने बाद बढ़ेगा या घटेगा, इसके ऊपर बात करके इसके ऊपर पहला ट्रेडिंग करवाना चालू किया था। ठीक है, 1848 पे शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला भी इंपॉर्टेंट है, 1865 पे CBOT, वही शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड ने एक स्टेप आगे गया, वेंट अ स्टेप फर्दर एंड लिस्टेड द फर्स्ट एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन द US। दिस कॉन्ट्रैक्ट्स वर कॉल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या हो गया? पहले जब 1848 में इन्होंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, नेक्स्ट चैप्टर में आपको और इजीली समझ आएगा फॉरवर्ड क्या होता है, दो लोग के बीच में होता है, दो लोग, मैं और आप। मेरे को लगता है कि कोल का दाम आगे जाएगा, तो मैंने आपको बोला देख भाई कोल का दाम आगे जाएगा, मैं कोल का 100 आपके साथ ऐसा कुछ कर लेता हूँ, 100 रुपये कोल चल रहा है, 110 जाएगा, अगर 10 गया तो 10 रुपये मेरा फायदा, घटेगा तो तुम्हारा फायदा, आपका फायदा। ऐसा हो गया दो लोग के बीच में फॉरवर्ड्स। फ्यूचर्स हो गया कि मैं यहाँ पे अपना भाव दे रहा हूँ, अपना जो कहता है बिड या फिर जो मतलब प्रस्ताव या फिर ऑफर दे रहा हूँ, अब कोई भी ले सकता है, कोई भी लेके वो कोई भी, मतलब ये एक मार्केट हो गया, एक्सचेंज हो गया, रेगुलेशन हो गया। ठीक है, फॉरवर्ड ये सेकंड चैप्टर में और डिटेल्स में इसमें जाता हूँ। ठीक है, अभी थोड़ा सा बस ऊपर देखते हैं। 1865 में इन्होंने क्या किया था, एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट इन द US, दिस कॉन्ट्रैक्ट्स वर कॉल्ड फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब एक स्टेप ऊपर गया और दो लोग की जगह पे बहुत सारे लोगों के बीच में एक ट्रेडेड एक्सचेंज बना दिया उसको। ठीक है, 1865 में। इन 1919 शिकागो बटर एंड एक बोर्ड स्पिन ऑफ CBOT वाज रिकॉग्नाइज्ड टू अलाउज फ्यूचर्स ट्रेडिंग। ठीक है, ये पढ़ सकते हैं, उतना ये नहीं है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है ये वाला,
जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। इन 1973 शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज बिकेम द फर्स्ट मार्केट प्लेस फॉर ट्रेडिंग लिस्टेड ऑप्शंस। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जो 1963 पे, ठीक है, इन 1973 शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज, मतलब जो ऑप्शन होता है, अभी तक हमने क्या बता रहे थे, हम लोग क्या बात कर रहे थे, फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स। पूरा डिटेल्स बता दूंगा, फ्यूचर्स तो आप लोग जानते हैं, फिर भी बता देता हूँ। फ्यूचर्स हो गया कि मान लीजिए कि कल गोल्ड का दाम कितना होगा, नेक्स्ट महीने का, हर एक महीने का होता है, इसका चैप्टर आएगा, मैं बस ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। फ्यूचर्स हो गया महीने महीने का दाम, ठीक है। फॉरवर्ड हो गया दो लोग के बीच में जो ट्रेडिंग होता है उसका, और ऑप्शंस हो गया सेम महीने महीने और हफ्ते हफ्ते का दाम क्या होगा नहीं होगा, और उसमें और ज़्यादा कम मार्जिन है, तो पूरा डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है। तो 1973 में पहले शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज ने पहली बार ऑप्शन ट्रेडिंग करवाना चालू किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, एक नोट पैड बनाइए, और जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, उनको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1973 में शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज पहले आए, और फिर आने के बाद उन्होंने ऑप्शंस पे ट्रेडिंग करवाना लीगलाइज्ड किया। पहले ऑप्शंस पे नहीं होता था, मतलब 1973 से पहले ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं होता था। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम दैट ऑप्शन ट्रेडिंग वाज स्टार्टेड इन ग्लोबल मार्केट, इट वाज 1973। ओके, फिर नीचे आते हैं। In 1983, Chicago Board Options Exchange introduces option on stock indexes with the S&P 100 and S&P 500। मतलब क्या हो गया, अभी तक जो ऑप्शंस पे ट्रेड हो रहे थे वो ऑप्शंस वो लिस्ट हुए थे, और अभी जो ट्रेड होने वाला है वो स्टॉक ऑप्शंस में भी, पहले इंडेक्स पे हो रहा था, अभी स्टॉक पे भी होगा, ठीक है। 83 मतलब 10 साल बाद ही स्टॉक ऑप्शन पे ट्रेडिंग करवाना चालू हो गया। चलिए, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द ग्रोथ ऑफ डेरिवेटिव मार्केट ग्लोबली, मतलब कौन कौन सा चीज़, ये जो डेरिवेटिव का मार्केट है, मतलब डेरिवेटिव का मतलब कैश मार्केट से अलग है, जो डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शंस फॉरवर्ड्स में आ रहा है, इन चीज़ों को कौन सा चीज़ ग्लोबली इन्फ्लुएंस कर रहा है ताकि ये मार्केट और ज़्यादा ऊपर जा सके। ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स डेरिवेटिव मार्केट हैज सीन अ फिनोमिनल ग्रोथ। एक डिकेड का मतलब 14 साल होता है, मतलब पहले पिछला 48 ईयर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखा है हमें डेरिवेटिव्स मार्केट में। मेनी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स वेर लॉन्च्ड एंड एक्सचेंज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। सम ऑफ द फैक्टर्स ड्राइविंग द ग्रोथ, मतलब क्या क्या चीज़ की वजह से ये ग्रोथ हुआ वो हम डिस्कस कर लेते हैं। इंक्रीज्ड फ्लक्चुएशंस इन अंडरलाइंग एसेट्स प्राइसेस इन फिनेंशियल मार्केट्स, मतलब क्या हो गया, सिंपल वे में अभी मार्केट में पार्टिसिपेशन धीरे 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 बढ़ रहा है। तो पहले 10 रुपये का चीज़ मैक्सिमम 12 रुपये जाता था, अभी 10 रुपये का चीज़ 15 रुपये जा रहा है। तो ये लोग अभी मज़े में हैं, क्योंकि बहुत वॉलेटाइल हो गया है सिनेरियो, बहुत वॉलेटाइल, ऊपर नीच होता रहता है। इसके कारण पहले बोलते हैं ना कि मार्केट हिलेगा तभी मिलेगा, अगर खड़ा रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इतना वॉलेटाइल हो गया है अभी मार्केट पहले के ज़माने के मुकाबले। लोग अभी उस शेयर को ना खरीद के उसके डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस और फॉरवर्ड्स को। इससे क्या होता है, पूरा भाव का पैसा ना देके कितना बढ़ेगा उतने का पैसा देके ये लोग पूरा डिस्कस करेंगे। वो मैं बार बार आप लोगों के साथ मार्जिन डिस्कस कर रहा हूँ, क्या है ना, मतलब फुल निकल जा रहा है फ्लो में, तो थोड़ा सा मैं स्टॉप करता हूँ अपने ओवरफ्लो को, ठीक है। तो मार्केट पार्टिसिपेशन के आने से वॉलेटिलिटी बढ़ रहा है, और जो भी अंडरलाइंग जो भी एसेट्स का प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हिल रहा है, इसलिए डेरिवेटिव मार्केट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन आ रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ फिनेंशियल मार्केट्स ग्लोबली, मतलब क्या हो गया, पहले के ज़माने के मुकाबले आज इंडिया मार्केट को जापान फॉलो कर रहा है, यूएस मार्केट को चाइना फॉलो कर रहा है, तो सारे मार्केट्स इंटरकनेक्टेड है। तो कभी क्या हो गया ना, मैं सोया हुआ हूँ, मैं रात को देख रहा हूँ यूएस मार्केट ऐसा है, तो मुझे एक अंदाज़ा लग जा रहा है कि कल का मार्केट कैसा होगा। फिलहाल तो अभी इंडिया को यूएस फॉलो कर रहे हैं, नॉट यूएस को इंडिया। हमारे यहाँ पे तेज़ी है तो वहाँ पे तेज़ी आ रहा है, एनीवे। तो इसीलिए वो चीज़ें आ रहा है कि मार्केट इंटरकनेक्टेड है, इसलिए वहाँ का लोग भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए ग्लोबल, मतलब क्या है ना, सब पूरा चीज़ इंटरकनेक्टेड है। इसलिए जो भी हो रहा है, अगर मुझे थोड़ा सा पहले इसका भनक लग गया तो मैं ऑब्वियसली उस पर थोड़ा ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करूँगा और डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट लेके थोड़ा ज़्यादा माल उठा लूँगा। समझ जाएंगे आप लोग धीरे धीरे, ये चीज़ें उतना नहीं आता, लेकिन मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। यूज़ ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशंस हैज़ हेल्प इन रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स। इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। पहले फिजिकल शेयर्स होते थे, इधर दौड़ो उधर दौड़ो, अभी डिस्काउंट ब्रोकर्स आ गए, बैंक ब्रोकर्स आ गए, इसलिए एसटीटी भी कम लगता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी कम लगता है, लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। घर आके डीमैट अकाउंट खुल रहा है, फ़ोन पे डीमैट अकाउंट खुल रहा है, तो लोगों का और ज़्यादा आना हो रहा है मार्केट पे, ठीक है। एक्सक्यूज मी। एनहांस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑन सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज रिस्क,
मतलब क्या हो रहा है, ये जो लाइन देख रहे हैं ना आप लोग, इस लाइन को मैं पहले ही आप लोगों को समझाया, इनहेंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऑन सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स टू मैनेज रिस्क। ये रिस्क मैनेजमेंट टूल्स जो आप यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसका मतलब सिर्फ टूल्स नहीं है, इंसान भी है। एक आदमी अगर एक और आदमी को अपना रिस्क मैनेज करने में हेल्प कर रहा है तो वो एक रिस्क मैनेजिंग टूल हो गया। मैं यही आप लोगों को बता रहा हूँ कि आने वाले फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ये क्या हो गया, रिस्क मैनेजिंग टू सोफिस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट टूल्स मतलब हो गया चार्ट्स देखना हो गया, अपना स्ट्रैटेजीज हो गए, अपना रिस्क मैनेजिंग का कोई बुक्स वगैरह पढ़ लिए लोगों ने, उनका नॉलेज बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक उनका रिस्क कैपेबिलिटी ठीक हो रहा है, वो अननेसेसरी रिस्क अभी नहीं ले रहे। लेकिन फिर भी ये सुनने में अच्छा लगता है, लोग तो लेते ही है रिस्क। तो हम जैसे क्या है ना, मतलब अगर जब तक हमको आके कोई नहीं बताएगा मत लीजिए मत कीजिए, तब तक हम रुकते नहीं है। सेल्फ कंट्रोल बहुत कम होता है, बी प्रैक्टिकल दोस्तों। तो इसलिए ये जो इंडस्ट्री है ना, ये बहुत बूमिंग है और ऊपर से इक्विटी एडवाइजर्स बहुत बहुत डिमांड में आने वाले टाइम में। फ्रीक्वेंट इनोवेशंस इन डेरिवेटिव्स मार्केट एंड न्यूअर एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव्स मार्केट में पहले मंथली एक्सपायरी था, अभी वीकली आ रहा है, तो ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं चेंजेस आते रहते हैं। तो ये बहुत आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। ठीक है, अभी पढ़ लेते हैं इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट। As the initial step towards introduction of derivatives trading in India, SEBI set up a 24 members committee under the chairmanship of Dr. L.C. Gupta। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार इंडिया में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग जब चालू होने वाला था तो सेबी ने एक 24 मेंबर का 24 मेंबर का कमेटी लगाया और अंडर द चेयरमैनशिप डॉक्टर एल.सी. गुप्ता के चेयरमैनशिप के अंडर पे नवंबर 18, 1996 को पहला ये एक कमेटी बिठाया। ठीक है, ताकि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आए, ताकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आए और लोग इंडिया में भी डेरिवेटिव्स में काम कर सके। मतलब 1996 के पहले कोई डेरिवेटिव्स में काम नहीं होता था। मेहता जी के टाइम पे डेरिवेटिव्स में काम होता तो कहानी बहुत अलग होता। ठीक है, ओके, जस्ट अ जोक। द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन मार्च 17, 1998। 2 साल लगे, 2 साल बाद उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया, रिकमेंडिंग दैट डेरिवेटिव शुड बी डिक्लेयर्ड एज सिक्योरिटीज। ठीक है, आपको अभी नॉलेज आ गया कि हम एक्सिस सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज क्यों बोलते हैं। ये नहीं क्यों नहीं बोलते कि कोटक डीमैट, कोटक डायरेक्ट, ऐसा क्यों नहीं बोलते, क्योंकि डेरिवेटिव्स को इंडियन रेगुलेटरी बॉडी सेबी ने जो कमेटी बिठाया था उन्होंने डिक्लेयर किया था कि इनको सिक्योरिटीज बोलना चाहिए। ठीक है, so that regulatory framework applicable to trading of securities could also govern trading of derivatives। मतलब क्या हो गया, सिक्योरिटीज आने से अब सिर्फ स्टॉक्स को या फिर शेयर्स को, कैश मार्केट को, बॉन्ड मार्केट को, बॉन्ड मतलब जो भी हो, कैश मार्केट को सिर्फ देखना नहीं है, अभी डेरिवेटिव्स मार्केट को भी देखना है, ताकि वहाँ का मैनिपुलेशन यहाँ पे ना हो जाए। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आता है तो उसका बहुत सारा गैप रहता है कुछ कांड करने का, तो वो चीज़ ना हो, इसलिए डायरेक्ट सिक्योरिटीज बना दिया ताकि वो सारे बोर्ड ऑफ मेंबर्स सब चीज पे अपना नजर रख सके। ओके, कहां पे थे हम। सेबी सेट अप अ ग्रुप इन जून 1998 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर जे.आर. वर्मा टू रिकमेंड मेजर्स फॉर रिस्क ऑफ कंटेनमेंट इन डेरिवेटिव्स मार्केट इन इंडिया। द कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन अक्टूबर 1998। सेम चीज़ है, कमिटी ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 2 साल बाद, सारे कमिटी ने, जो वहाँ पे आके इट वर्क आउट द ऑपरेशनल डिटेल्स ऑफ मार्जिन सिस्टम, मेथोडोलॉजी ऑफ चेंजिंग इनिशियल मार्जिन। अच्छा ठीक है, ये सारे चीज़ आपको बता रहे हैं कि ये 2 साल में जो भी कमेटीज आए वो उन्होंने सारा डिसीजन दिया कि कैसे कैसे करके डेरिवेटिव ट्रेडिंग में काम करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है डॉक्टर एल.सी. गुप्ता। ठीक है, इसको मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, डॉक्टर एल.सी. गुप्ता। एल.सी. गुप्ता के चेयरमैनशिप में नवंबर 18, 1996 में पहले ये कमेटी आया। 2 साल बाद, ये वाला डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, बस ईयर एंडिंग इंपॉर्टेंट रखता है। 2 साल बाद 1998 में एल.सी. गुप्ता ने अपना रिपोर्ट दिया। ठीक है, ताकि इसके बाद से डेरिवेटिव ट्रेडिंग चालू हो सके। In 1999, the Securities Contract Regulation Act was amended to include derivatives, with the domain of securities and regulatory framework was developed for governing derivatives. In March 2000, government repealed a 3-decade-old notification which prohibited towards trading in securities। मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, 1999 पे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट आया पहले, जो कि SCRA नाम से है। ये नहीं आएगा क्वेश्चन, आज तक देखा नहीं, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट नाम से एक एक्ट आया, जिसका काम हुआ कि सिक्योरिटीज़ को और ज़्यादा मतलब जो भी डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट है उनको ज़्यादा सिक्योर्ड कीजिए। एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क वाज डेवलप्ड फॉर गवर्निंग डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। डेरिवेटिव्स में जो भी ट्रेड हो रहा है उसको गवर्न कर सके। मार्च 2000 पे गवर्नमेंट ने रिपील्ड अ 3-decade-old नोटिफिकेशन विच प्रोहिबिटेड फॉरवर्ड ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज।
मतलब मार्च 2000 पे गवर्नमेंट ने तीन डिकेड पुराना कुछ ऐसा नोटिफिकेशन लाया जिसने सिक्योरिटीज में फॉरवर्ड ट्रेडिंग करने से प्रोहिबिट किया था, ठीक है। द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव स्टार्टेड इन इंडिया इन जून 2000 विद सेबी परमिटिंग बीएसई एंड एनएसई टू इंट्रोड्यूस इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट टू बिगिन विद सेबी अप्रूव्ड ट्रेडिंग इन इंडेक्स फ्यूचर्स मार्केट सीएनएक्स निफ्टी एंड बीएसई सेंसेक्स व्हिच कमेंस्ड ट्रेडिंग इन जून 2000। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जून 2000 साल में पहली बार एनएसई और बीएसई ने अपना डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट लाए बेस्ड ऑन सीएनएक्स निफ्टी जो कि है एनएसई का इंडेक्स निफ्टी एंड बीएसई सेंसेक्स के ऊपर आप डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग अभी कर सकते थे। लेटर ट्रेडिंग इन इंडेक्स ऑप्शंस कमेंस्ड इन जून 2001। जून 2000 पे ये प्रोडक्ट आया, उसके बाद एक साल बाद से ट्रेडिंग इसमें आना चालू हुआ, ठीक है। ओके, trading in index options commenced into the and trading in options on individual stocks commenced in July 2001। मतलब जून 2001 में ऑप्शंस इंडेक्स ऑप्शंस में हम ट्रेडिंग करना चालू किए थे ऑप्शंस फ्यूचर्स में, और 2001 से जुलाई एक महीने बाद से हम स्टॉक्स में करना चालू कर पाए, ठीक है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन इंडिविजुअल स्टॉक स्टार्टेड इन नवंबर 2001। हम जो अभी फ्यूचर्स करते हैं, जो फ्यूचर्स है, फ्यूचर्स कब चालू हुआ था? नवंबर 2001 से। ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। फ्यूचर कब से चालू हुआ था? नवंबर 2001 से, ठीक है। मतलब 3 महीने या 4 महीने बाद, जुलाई के 4 महीने बाद नवंबर आता है, वहाँ से, मतलब 2001 से। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, 2001 से सारा कुछ चालू हो गया है मार्केट में। डेरिवेटिव्स 2001 से फुल्ली एक्टिवेट है। MCX क्या है? कमोडिटीज का। MCX स्टार्टेड ट्रेडिंग इन ऑल दिस प्रोडक्ट्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस ऑन इंडेक्स SX40 एंड इंडिविजुअल स्टॉक्स इन फरवरी 2030। मतलब कमोडिटीज में जो फ्यूचर्स और ऑप्शंस है वो कब से चालू हुआ? 2003 से, ठीक है, 2013 से, फरवरी 2013 से कमोडिटीज में जितना भी हम अभी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो चालू हुआ है, ठीक है। डेरिवेटिव्स में बता रहा हूँ मैं अभी। प्रोडक्ट्स इन डेरिवेटिव्स मार्केट, जो मैंने पहले आप लोगों को बताया था ना कि आने वाले टाइम में हम डिस्कस कर लेंगे, वही मैं अभी आप लोगों के साथ ये आ गया है। फॉरवर्ड्स क्या हो गया दोस्तों? एकदम सिंपल भाषा में आप लोगों को पहले मैं समझा देता हूँ। फॉरवर्ड्स हो गया दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट, ठीक है। मैं पहले मेरे भाषा में समझा देता हूँ, फिर बुक्स का भाषा बोल देता हूँ आप लोगों को। वीडियो थोड़ा लेंदी होता है तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि जब आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ तो थोड़ा टाइम लग जाता है। मैं उतना भी प्रोफेशनल लेवल पे नहीं हूँ, एज एन एमेचर आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। फॉरवर्ड्स क्या हो गया दोस्तों? दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट होगा आज के डेट में, सेम डेट में, मतलब मान लीजिए मैं और आप दो पार्टी है, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। आज तारीख है 3 दिसंबर को हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि 1 महीने बाद 3 जनवरी को मैं आपसे तेल खरीद, आप जिसका भी व्यापार करते हैं, सपोज आप तेल का व्यापार करते तो मैंने आपके साथ एग्रीमेंट पे आए, हम दो पार्टी आपके साथ मैंने एग्रीमेंट किया कि 3 जनवरी 1 महीने बाद तेल का दाम जो भी हो, मैं आपसे तेल खरीदूंगा 110 रुपये में, ठीक है। सपोज आज तेल का दाम चल रहा है 150 रुपये, तो अगर 1 महीने बाद तेल का दाम 110 से नीचे आया तो आप मुनाफा करेंगे, अगर 110 से ऊपर रहा तो मैं मुनाफा करूंगा, ठीक है। उसके हिसाब से एक एग्रीमेंट तैयार होता है। जैसे कि मान लीजिए आज पेट्रोल का दाम 100 रुपये है, आप पेट्रोल बेचते हैं, मैं पेट्रोल खरीदता हूँ, तो मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया कि 1 महीने बाद मैं आपसे पेट्रोल खरीदूंगा 98 रुपीज़ पे, ठीक है। अभी आपने कैलकुलेशन लगाया कि एक महीने बाद पेट्रोल का जो भी टैक्स वैक्स घटेगा 96 तक आ सकता है, तो आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट पे एग्रीमेंट किया है। उसके बाद 1 महीने बाद 96 हो गया पेट्रोल का दाम, तो लेकिन मेरे को आपसे 98 में ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मैं आज आपको ये कमिट कर चुका हूँ, एक एग्रीमेंट पे साइन कर चुका हूँ, तो मैं आपसे 98 पे खरीदूंगा, आपका 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। और इनकेस अगर ऐसा नहीं हुआ, 100 रुपये के जगह 96 की जगह पे 105 चला गया पेट्रोल, फिर भी मैं आपसे 98 पे ही खरीदूंगा, बिकॉज वी डिड एन एग्रीमेंट, ओके। इसे ही कहते हैं फॉरवर्ड्स, यही लिखा है यहाँ पे, इट इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज to buy, sell and underlying asset at a certain future date for a particular price that is pre-decided on the date of contract, ठीक है। Both the contracts parties are committed and are obliged to honor the transaction, यही लिखा है कि अच्छा, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, OTC। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप बहुत जगह सुनेंगे, ठीक है। OTC कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी, मतलब जैसे कि मानिए आज अगर कोई ब्लॉक डील होता है, जैसे कि रिलायंस का शेयर्स खरीदना है मेरे पास 500 करोड़ है, मेरे को रिलायंस का शेयर खरीदना है, मैं एक्सचेंज में नहीं जाऊंगा, मैं एक्सचेंज में जाऊंगा तो मेरा क्वांटिटी डिस्क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सपोज
मेरे पास बहुत पैसा है, मैं अगर एक्सचेंज में जो भी हो, एक्सचेंज मतलब ट्रेडिंग ब्रोकिंग हाउस में, ब्रोकिंग हाउस के थ्रू में मैं अगर कोई भी शेयर उठाता हूँ इतना वैल्यू का, तो वो तो क्वांटिटी आप लोगों को दिख जाएगा। अगर आप लोग देखोगे कि मार्केट में अभी इतना वॉल्यूम आ रहा है, लिक्विडिटी आ रहा है, आप लोग भी अब आपका पैसा लगाओगे तो एक मार्केट इम्बैलेंस हो जाएगा, तो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो इसलिए तब मैं जाऊंगा डायरेक्टली मुकेश अंबानी जी के पास और बोलूंगा आपका कुछ शेयर्स मुझे दीजिए, ये लीजिए 500 करोड़, मेरे को 1% स्टेक दीजिए। ये हो गया OTC काउंटर आज के डेट पे। ये एक मतलब एकदम जो होता है ना, एकदम कैसे क्या बताऊँ मैं, एकदम रियल लाइफ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ आपको। आज के डेट पे जो OTC काउंटर है, ऐसा नहीं है कि 1.5 साल बाद कौन सा प्राइस आएगा, 1.5 महीने बाद वो डिसाइड करेगा, ऐसा नहीं है। आज के दिन पे जो OTC काउंटर से वो 2 पार्टी के बीच में जो डील होता है, जैसे कि अपना खुद मतलब जो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, किसी को बताना नहीं चाहता हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका फॉरवर्ड्स। अच्छा, मैं आज आप लोगों के साथ इतना तक ही पढ़ाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया 1.3 तक। उसके बाद नेक्स्ट दिन हम 1.4 से ये वाला नीचे का चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर में जो भी आ रहा है, तो चैप्टर 2 देखिए एकदम सामने ही है चैप्टर 2, तो जो भी पार्ट थोड़ा सा बचा होगा वो मैं नेक्स्ट दिन आपको बता दूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, अब ये हो गया हमारा 1.3 तक ही हम आज पढ़ेंगे, 1.4 से नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ से नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, ओके। तो फ्यूचर्स हमने जान लिया, फॉरवर्ड्स हमने जान लिया, अभी हम फ्यूचर्स का देखेंगे। फ्यूचर्स क्या है, पहले बुक्स का लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू अ फॉरवर्ड एक्सेप्ट दैट द डील इज मेड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड एक्सचेंज रेदर देन बीइंग नेगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन 2 पार्टीज। इंडीड वी मे सफर फ्यूचर्स, वी मे से फ्यूचर आर एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। मतलब क्या हो गया इसका, फ्यूचर सेम चीज़ है। मैंने आपको जो अभी फॉरवर्ड्स का बताया ना कि आने वाले टाइम में कौन सा भाव में मैं आपसे लूँगा, ये मैं आज ही डिसाइड कर लिया, आपके साथ एग्रीमेंट पे आ गया, हमारा बीच का एग्रीमेंट हो गया। अब आने वाले टाइम में उसका दाम अगर उस भाव से नीचे रहा तो आपको फ़ायदा, उस भाव से ऊपर रहा तो मेरे को फ़ायदा, क्योंकि मेरे को सस्ते मिलेगा, आपको नीचे रहा तो आप महंगे में बेचेंगे, है ना। तो ये हो गया था फॉरवर्ड। यही चीज़ जब 2 लोग के बीच में ना हो के एक एक्सचेंज के बीच में हो रहा है उसे कहते हैं फ्यूचर्स, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू अ फॉरवर्ड एक्सेप्ट दैट द डील इज मेड थ्रू एन ऑर्गेनाइज्ड एंड रेगुलेटेड एक्सचेंज रेदर देन बीइंग नेगोशिएटेड डायरेक्टली बिटवीन 2 पार्टीज। मतलब अभी हम और आप डायरेक्टली डील नहीं कर रहे, मैं जा रहा हूँ ब्रोकर के पास, आप जा रहे हैं ब्रोकर के पास, ऐसे करके बहुत लोग जा रहे हैं ब्रोकर के पास। मैं अपना ऑफर दे रहा हूँ, मेरा ऑफर शायद कोई और ले रहा है, आप आपका ऑफर दे रहा है, उसका कोई और ले रहा है, डिस्क्लोज नहीं हो रहा है कौन किससे ले रहा है, सबको दिख रहा है कौन सा क्या ऑफर है। इसीलिए हम एक्सचेंज पे जाके जो ट्रेड होता है उसे हम फ्यूचर्स कहते हैं। और ये वहीं पे वही लिखा है, इंडेड वी में से फ्यूचर्स आर एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल है, जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है वही तो फ्यूचर है ना। एक्सचेंज मतलब NSE BSE, जो फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट जो आप और हमने किए थे बाजू वाले गली में जाके, वो अभी जब हम NSE में डाल देंगे वही हो जाएगा आपका फ्यूचर्स, ठीक है। फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं पर्सनली क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी आ जाते हैं ऑप्शंस पे। पहले बुक का लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। ये जो लाइन है ना, ये क्वेश्चन में आप लोगों को 10 बार या 20 बार देखने को मिलेगा, ठीक है। अ कॉन्ट्रैक्ट option is a contract that gives the right but not an obligation to buy or sell the underlying or on or before a started date at a started price, ठीक है। While buyer of an option pays the premium and buys the right, seller of an option receives the premium with obligation to sell by the underlying asset if the buyer exercises his right, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ऑप्शन ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको खरीदने का हक देता है, लेकिन आप मतलब कैसे बताओ, गिव्स द राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन। मतलब इसका हिंदी क्या आएगा, आपको खरीदने का हक देगा, आपको खरीदने का हक देगा, लेकिन आप खरीदोगे ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। हक है आपके पास लेकिन आपको खरीदना ही है ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है, मतलब ऑब्लिगेट नहीं है आप वो चीज़ करने में, ठीक है। ऑप्शन ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट है जो आपको हक देता है लेकिन आपको खरीदना ही है ऐसा नहीं है। टू बाई और सेल द अंडरलाइन ऑन और अब बिफोर अ स्टेटेड डेट एट अ स्टेटेड प्राइस। मतलब ऑप्शंस हो गया, सपोज यही चीज़ मान लीजिए कि सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो आपको ऐसा होगा। देखिए मेरे को थोड़ा एग्जांपल सोचना पड़ता है क्योंकि मैं लाइव में कर रहा हूँ, कोई कट नहीं है इसमें। तो जैसा हो गया, मान लीजिए ऑयल से ही, तेल से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तेल का दाम मैंने मान लीजिए आपसे 110 में, ठीक है, 110 में मैंने बोला कि मैं आपसे 1 महीने बाद 110 में लूँगा, ठीक है। एग्रीमेंट किया, अभी तेल का दाम चल रहा है 120 रुपये, आपने भी एग्रीमेंट किया। अभी अगर 1 महीने बाद तेल का दाम 100 रुपये आया, ठीक है, 100 रुपये आया,
तो किसको फ़ायदा है? आपको फ़ायदा है, क्योंकि मैंने आपसे 110 में लेने का वादा किया है। तो अभी आप वो 110 में तेल मेरे को बेचने के जगह पे डायरेक्टली 10 रुपये मेरे से ले सकते हैं कि मेरे को तुमको तेल नहीं बेचना, तुम जो 10 रुपये दो ना अभी का भाव को माइनस करके, वो 10 रुपये मेरे को डायरेक्ट दे सकते हो। सेम चीज़ अगर मेरे को तेल का दाम मान लीजिए 130 हो गया और मैंने आपको बोला 110 में मैं लूँगा, तो मैं आपके पास जाऊंगा और जाके बोलूँगा कि मुझे तेल दो, तो मैं तब वो बोल सकता हूँ कि 130 का तेल मुझे 110 में दो, या फिर मेरे को 20 रुपये, वो मतलब तेल की जगह मैं 20 रुपये भी ले सकता हूँ। इसे कहते हैं मेरे पास हक है लेने का, लेकिन मैं लूँगा ही, ये कहीं पे नहीं लिखा है। ये बुक का भाषा है ऑप्शंस का फुल डिटेल्स बहुत बड़ा है ये टॉपिक, ये उतना छोटा नहीं है। यहाँ पे बस छोटी अक्षरों में ये ही लिखा है कि मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन खरीदना ही है, ऐसा कहीं पे नहीं लिखा है। ओके, अभी और नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है? वाइल बायर ऑफ एन ऑप्शन पेज द प्रीमियम एंड बाइज द राइट, सेलर ऑफ एन ऑप्शन रिसीव्स द प्रीमियम एंड विथ ऑब्लिगेशन टू सेल। मान लीजिए जो बायर है, आप तेल बेच रहे हैं तो आप बायर है, मैं यहाँ पे तेल खरीद रहा हूँ तो मैं सेलर हूँ, मैं बायर हूँ। आप तेल बेच रहे हैं तो आप सेलर है, माफ़ कीजिएगा, आप तेल बेच रहे हैं, आप सेलर है, मैं खरीद रहा हूँ, मैं बायर हूँ। आपने ऑप्शन किया, वही कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक और चीज़, ऑप्शंस का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा सेलर ही मैक्सिमम डिसाइड करते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपने सेलिंग का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि देखो आज तेल का दाम 100 है, तो कल 1 महीने बाद तुम मेरे से 110 में खरीदोगे, ठीक है। तो मैंने देखा, मान लीजिए घटा के बोलते हो, आज 100 है, तुम मेरे से 190 में लोगे, तो मैंने देखा अगर 90 रुपये का भाव चल रहा है तो मैंने हाँ कर दिया वहाँ पे। अभी 1 महीने बाद तेल का दाम हो गया 80 रुपये, ठीक है। तो मैं जब आपके पास जाऊँगा तो मेरे को आपको 10 रुपये का लॉस देना पड़ेगा। आपके पास वो हक नहीं है कि मेरे को आप खरीदवाइए ही, लेकिन मेरे पास वो हक था कि मैं अगर प्रॉफिट में रहता तो आपसे वो खरीदता। ऑप्शन बायर्स जो बाई करते हैं उनके पास हक होता है, वो खरीद सकते भी है और नहीं भी सकते, वो माल का डिलीवरी ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। लेकिन जो सेलर है, जो आप है, आपके पास ऐसा हक नहीं है कि आप अपना जोर जबरदस्ती डिलीवरी देंगे। मैं अगर आपके पास जाके बोलता हूँ देखे भाई 90 रुपये में लेने का वादा किया था, अभी 80 रुपये चल रहा है, तो मेरे को ऑलरेडी 10 रुपये का नुकसान हो रहा है क्योंकि मार्केट प्राइस से ज़्यादा मैं ले रहा हूँ, तो मैं 80 रुपये में पूरा माल नहीं लूँगा, ये लो 10 रुपये जितना भी माल का होता है 10 रुपये ले लो, मेरे को छुट्टी दे दो। तो आपके पास वो तब वो हक नहीं रहेगा, नहीं मेरे को लेना ही पड़ेगा, आप मेरे को ये जो जबरदस्ती बोले। लेकिन अगर मैं आपके पास गया और वही 90 का अभी 100 चल रहा है और मैं आपको बोलूँ कि नहीं मेरे को 90 में ही पूरा माल चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट का माल नहीं चाहिए, मेरे को 90 में ही पूरा माल ही चाहिए, तो आप देने में वो क्या कहते हैं उसको, आप बाउंड है देने में, मतलब आपको देना ही पड़ेगा। यही यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, ठीक है। ऑप्शंस के ऊपर ही पूरा बेस्ड करके है, ऑप्शंस और फ्यूचर्स के ऊपर ये डेरिवेटिव्स 8 इक्विटी डेरिवेटिव्स। तो इसका बहुत बड़ा चैप्टर जो आएगा बाद में आएगा, उसमें हम पूरा डिटेल्स में एनालाइज करेंगे। अभी बस सिंपल में मैंने आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की। अगर फिर भी मेरे से कुछ चीज़ें मिस हो गया या फिर मैं गलत समझा दिया तो बोलने में बेहिचक बोल दीजिए नीचे, ताकि मैं भी सुधर पाऊँ, ठीक है। चलिए अभी स्वैप्स देख लेते हैं। स्वैप्स क्या है? ऑप्शंस हो गया, फ्यूचर्स हो गया, फॉरवर्ड्स हो गया। अभी स्वैप्स बहुत कम होता है, ये चीज़ रियल लाइफ में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार समझा देता हूँ। स्वैप इज एन एग्रीमेंट मेड बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लोज इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू अ प्री अरेंज फॉर्मूला। स्वैप्स आर ब्रॉडली स्पीकिंग सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। स्वैप हेल्प मार्केट पार्टिसिपेंट मैनेज रिस्क एसोसिएट्स विद वॉलेटाइल इंटरेस्ट रेट्स, करेंसी एक्सचेंज रेट्स एंड कमोडिटीज प्राइजेस। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है स्वैप्स पे? या स्वैप इज एन एग्रीमेंट। स्वैप वैसे ये फ्यूचर और फॉरवर्ड का तरह एग्रीमेंट है, दो पार्टी के बीच में होता है, मेड बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लोज इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू प्री अरेंज फॉर्मूला। मतलब क्या हो गया, जो पहले के ज़माने में होता था, तो तेल दे मैं सोना देता हूँ, मैं सोना दे तू तेल देता हूँ, यही है स्वैप। एकदम सिंपल भाषा में तेल दे के सोना लिया, सोना दे के तेल लिया, ये जो स्वैप करते हैं हम, इसे ही एकदम सिंपल हुआ में ये एक स्वैप है। स्वैप्स आर ब्रॉडली स्पीकिंग सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। स्वैप्स हेल्प मार्केट पार्टिसिपेंट्स मैनेज रिस्क एसोसिएट्स विद वॉलेटाइल इंटरेस्ट। मतलब यही हो गया कि मेरे पास अभी गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है, आपके पास नहीं है, मैं आपके साथ स्वैप कर दिया, बदले में या तो मैं कैश भी ले सकता हूँ या आपसे सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट उठा ले सकता हूँ। इससे क्या होता है, एक इन्फ्लो रहता है। और कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब मार्केट में जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रॉडली स्पीकिंग सीरीज ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। स्वैप्स हेल्प मार्केट पार्टिसिपेंट मैनेज रिस्क एसोसिएटेड विद वॉलेटाइल इंटरेस्ट रेट्स। मतलब अभी मेरे को लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा पड़ेगा, इसका ये होगा वो होगा, मेरे पास कुछ न्यूज़ है तो मैं वो अपना कॉन्ट्रैक्ट स्वैप कर दिया। समझ गए? ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रियल लाइफ में आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको जो चीज़ें देख रहा हूँ वो आप लोगों को रियल लाइफ में मिलेगा। अभी आप अगर सोचोगे
कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए तो शायद आपको स्वैप मिलेगा, लेकिन दोस्तों इक्विटी एडवाइज़र 8, इक्विटी डेरिवेटिव्स 8 देखे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में तो कोई भी नहीं जा पाएगा। तो बी प्रैक्टिकल, जो लगेगा मैं बस आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। आज मैं पूरा बता सकता हूँ लेकिन वीडियो फिर 1 घंटा लंबा हो जाएगा, अभी शायद 40-50 मिनट हो गया है, तो इसलिए मैं यहीं पे इसको रोक रहा हूँ, ठीक है। आज आधा पढ़ लिया, नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे 1.4 से, मतलब मैं ट्राई करूँगा जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा 2-3 दिन के अंदर 1.4 से पढ़ेंगे, ठीक है। 1.4 से 2-3 पार्ट होगा, उसके बाद हम चैप्टर 2 में चले जाएंगे। चैप्टर 2 एक ही दिन में कंप्लीट करने का मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। सोमवार से नया वीक चालू हो रहा है, वीकली एनालिसिस तो आएगा ही आएगा, तो जाइए एक बार मेरे को फॉलो करके रखिए। मैं पूरा कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को जो भी जितना हो सके मैं मेरे ओर से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाऊँ, ठीक है। इसके लिए कोई भी चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री का चीज़ है, इसलिए शायद कुछ लोग देखेंगे भी नहीं वीडियो, क्योंकि फ्री का चीज़ लोगों को लगता है कि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। लेकिन यही ज्ञान अगर मैं आप लोगों को कुछ मान लीजिए 1000-1200 रुपये लेके देता तो आप लोग देखते श्योर। तो आज भी यहाँ तक भी जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। आप लोग देखिए, सीखिए, और मैं श्योरली कह सकता हूँ आप लोग बहुत इजीली ये क्वेश्चंस को, ये चैप्टर को पढ़ के बहुत इजीली आप ये टेस्ट पास करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके जाना मत भूलिएगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।